हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग का इंट्रोडक्शन। बैंक क्या होता है, बैंक की हिस्ट्री के बारे में और बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस भी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का भी पता होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं बैंक के बारे में। बैंक क्या होता है? व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो अपना पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में जमा कर देता है, और किसी व्यक्ति को अगर पैसे की नीड है तो वो बैंक से लोन ले लेता है। तो क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है बैंक, मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा है और जिसको पैसे की आवश्यकता है, उन दोनों के बीच के गैप को जो काम करता है, गैप को भरने का, वो बैंक है। तो जैसे लिखा हुआ है, पर्सन विद सरप्लस फंड्स कीप देयर डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आउट ऑफ विच द बैंक्स गिव लोन टू दोज हु रिक्वायर देम, देयरफॉर बैंक्स आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। क्लियर? अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग को जो एक्ट रेगुलेट करता है वो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मतलब जो भी बैंकिंग के फंक्शंस हैं, बैंकिंग के प्रोविजंस हैं, वो इस एक्ट में बताए गए हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, बैंकिंग इज रिलेटेड टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो आपकी जनरल पब्लिक है उससे बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको जो मनी है वो लैंड करता है। मेकिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, वो आपके लोन्स के फॉर्म में भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। और जो नेक्स्ट है, विड्रॉल ऑफ मनी ऑन डिमांड और थ्रू चेक। अगर पब्लिक अपना पैसा बैंक से निकालना चाहती है तो वो डिमांड पर भी, या उसके बहुत से ऑप्शन होते हैं, चेक, ड्राफ्ट, किसी के द्वारा भी वो अपना पैसा बैंक से निकाल सकती है जनरल पब्लिक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बैंकिंग का ही कोई ये एक प्रोविजंस है। बैंकिंग के लिए क्या आपका ज़रूरी है, मतलब अगर आप बैंकिंग बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो इंडिया में तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले तो आपको एक आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बताया गया है। अगर कोई फॉरेन बैंक में अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन करना चाहती है तो यहाँ तक कि उसको भी आरबीआई से अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी आपका सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसकी मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ रुपए तो होनी ही चाहिए, उसके बाद वो अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, बैंक की आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ द बैंक इज ओरिजिनेटेड, बैंक कहाँ से आया, बैंक कैसे उत्पन्न हुआ। उसके लिए सबसे पहले क्या होता था, जो आपके महाजन्स होते थे, साहूकार होते थे, जो महाजन्स हैं, साहूकार हैं और इंडिजीनियस बैंकर्स बोलते थे हम इनको, ये क्या करते थे, ये जनरल पब्लिक से आपका बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, उनको एक्सप्लॉइट कर देते। तो इसलिए बैंक की हमको आवश्यकता पड़ी, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पब्लिक बाई चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स। ट्रस्ट फैक्टर भी लोगों का बहुत कम था इन लोगों में। इन लोगों का कोई आपका एक निश्चित रेसिडेंस नहीं होता था, कभी भी पैसा लेके भागने के चांसेस रहते थे। सेफ्टी ऑफ मनी अब बैंक में ज़्यादा रहने के चांसेज हैं, क्योंकि बैंक आपका गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होता है आरबीआई में, तो इसलिए सेफ्टी ऑफ मनी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की बात करते हैं। बैंक की हिस्ट्री कहाँ से हुई, तो ये माना जाता है कि बैंक दो हमारे बेंची, जो ग्रीक वर्ड है, और बैंक्यो, इन शब्दों से बना है। और फर्स्ट बैंक जो था वर्ल्ड का वो आपका बैंक ऑफ वेनिस था, जो 1957 में, वो 1157 में सॉरी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बैंकिंग कहाँ से आई, स्टोरी ऑफ बैंकिंग इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था 1770 में। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। और प्रेसिडेंसी बैंक क्या होती है, जो उस समय ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी थे उसके रॉयल चार्टर द्वारा ये बैंक गवर्न की जाती थी, ये प्रेसिडेंसी बैंक है। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंसी बैंक थी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो बैंक ऑफ बंगाल थी। उसके बाद दो प्रेसिडेंसी बैंक और आई, जिनका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 1840 एंड 1843 रेस्पेक्टिवली में जो इस्टेब्लिश हुई थी। अब जब भी बताया कि प्रेसिडेंसी बैंक इनको क्यों कहा गया, क्योंकि दे वर नोन प्रेसिडेंसी बैंक एंड गवर्नड बाई रॉयल चार्टर्स, ये रॉयल चार्टर्स से आपकी गवर्न होती थी। नेक्स्ट,
ये जो इन 1921 में इन प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया, जो कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको इंपीरियल बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ इंडिया में। अब बताया जा रहा है कि जो इलाहाबाद बैंक थी वो इंडिया की सबसे फर्स्ट बैंक थी, जो कि आज भी फंक्शन कर रही है, जो कि 1865 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक थी वो इलाहाबाद बैंक, जो ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक थी। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी, वो 1895 में सेकेंड आपकी ओल्डेस्ट बैंक है। अब क्या हुआ कि 1928 से 1934 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आवश्यकता को इस्टेब्लिश करने की नीड पड़ी। 1934 में इसका जो वो इनेक्ट हुआ और ये 1935 में इस्टेब्लिश हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया। बिटवीन 1947 1969 बैंक जो थी वो प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत थी, मतलब उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल भी नहीं था। वो महाराज, किंग्स और प्रिंसी स्टेट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी। तो इसके लिए अब बैंकिंग सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट को अपना रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपका आया, जो कि आरबीआई की कंसल्टेशन से आया था। उसके बाद जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के पास पावर आ गई कि वो बैंकिंग को इंडिया में कंट्रोल कर सके। उसके बाद क्या हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ये इंडियन बैंकिंग के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1969 में जो आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, तो सबसे पहले 19 जुलाई 69 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपीज़ थी। अब ये बैंक की आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, 14 बैंक्स थे, जिनका सबसे पहले 19 जुलाई 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया था। उसके बाद फिर 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन और किया गया आफ्टर अप्रैल 1980 में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन और किया, जिसमें पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉर्पोरेटल बैंक, आंध्र बैंक, न्यू बैंक, ये 6 बैंक का और नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में। तो अब 1980 तक हमारे पास 20 नेशनलाइजेशन बैंक हो चुके थे। लेकिन क्या हुआ था, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को हमने मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक रह गए 19, क्योंकि 2 बैंक मर्ज हो गए थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक 19 रह गए थे। उसके बाद से अब जो हमारा ये रिसेंट का है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने अगस्त 30 2019 को 10 जो बैंक्स हैं उनको 4 बैंक्स में ही मर्जर कर दिया था उनका। तो अब हमारे करंट में 1 अप्रैल 2020 तक देयर आर 11 नेशनलाइज बैंक इन इंडिया। अब हमारे 1 अप्रैल 2020 तक 11 नेशनलाइज बैंक हैं इंडिया में, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल, पंजाब सिंध और यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था हमारी इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। और कोई भी कमी हो तो उस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर